भारतवर्ष के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई, कुछ पीछे छूटी निशानियाँ। नमस्कार, मैं भगवान सिंह चौहान लेकर आया हूँ इतिहास के पन्नों से फ्रॉम दी पेजेस ऑफ हिस्ट्री, एक ऐसे राजवंश की कहानी जिसकी दास्तां आज भी मंडोर, बाउक, घटियाला, रागनपुर, वनी डिंडोरी, बयाना शिलालेखों और राघोली ताम्रपत्र व ग्वालियर प्रशस्ति चीख चीख कर सुनाने को तैयार है। हुनों के पतन के पश्चात 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर पश्चिमी भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश कहलाया। राजपूत काल के प्रारंभ में जिन राजपूत वंशों का प्रभुत्व रहा उनमें गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे प्रमुख वंश था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। उसे पुनः स्थापित करने के लिए इस वंश ने सफल प्रयत्न किए। भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6ठी से 12वीं शताब्दी तक रहा। गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित अधिकांश शिलालेख राजस्थान में मिलते हैं। शिलालेखों और ताम्रपत्रों से अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिहारों ने अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में ही की थी। प्रारंभ में इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ का मंडोर क्षेत्र था। बाद में प्रतिहारों ने उज्जैन, कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। तो मंडोर शाखा को हम पढ़ चुके हैं, जो इनकी प्राचीन शाखा थी, इनका मुख्य केंद्र था। अब जो हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश की आगामी शाखा जालोर, कन्नौज, उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ये राजवंश मंडोर प्रतिहार शाखा से ही आते हैं, अर्थात इस प्रतिहार वंश का उद्भव भी मंडोर प्रतिहार शाखा से माना जाता है। यहाँ के गुर्जर प्रतिहार रघुवंशी प्रतिहार कहलाते हैं, क्योंकि अगर आप मंडोर प्रतिहार शाखा को देखोगे तो वहाँ का जो संस्थापक था वो हरिश्चंद्र था और उसे ब्राह्मण बताते हैं। नागभट्ट प्रथम इसके प्रथम संस्थापक होंगे, प्रथम राजा होंगे। वो युद्ध प्रिय होते हैं, इसलिए क्षत्रिय कहलाते हैं और वो रघुवंशी प्रतिहार माने जाने लगे। गुर्जर प्रतिहार वंश एक वैभवशाली राजवंश था और इसका प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम, जो जालोर, उज्जैन, कन्नौज इन तीनों ही शाखा का संस्थापक माना जाता है। अर्थात नागभट्ट प्रथम से जालोर प्रतिहार वंश का आरंभ होता है। नागभट्ट प्रथम का दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था, क्योंकि जो आसपास के जो सामंत थे, क्षेत्रीय राजा थे, वो इसके दरबार में आने से गर्व की अनुभूति करते थे। ये इतना शक्तिशाली राजवंश था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम की हम बात करने वाले हैं कि नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नागभट्ट प्रथम एक संस्थापक के रूप में हम जानेंगे, क्योंकि वास्तविक संस्थापक के रूप में हम वत्सराज को देखेंगे। अगले शासक वत्सराज जो आएंगे वो वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाएंगे। नागभट्ट प्रथम के समय मंडोर के प्रतिहार उनके सामंत के रूप में शासन करते थे। तभी तो कहा है कि उनके दरबार में जब ये सामंत आते तो गर्व की अनुभूति करते, इसलिए नागभट्ट प्रथम का दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। ऐसा ही नागभट्ट द्वितीय के समय में भी देखने को मिलेगा हमें कि उनका दरबार नागावलोक का दरबार कहा जाएगा, क्योंकि उनका साम्राज्य भी काफ़ी वैभव प्राप्त कर चुका होगा। जालोर, अवंती और कन्नौज प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि नागभट्ट प्रथम संस्थापक है जालोर, अवंती, कन्नौज का। इन तीनों ही शाखाओं का पहला राजा नागभट्ट प्रथम को ही हम मानेंगे। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम शक्तिशाली शासक था, जिसने अरब तथा बलूचों के आक्रमण को रोके रखा, इसलिए इसे प्रतिहारों में प्रथम द्वारपाल माना जाता है। इन्होंने अरबों मुसलमानों को भारत में आने से रोका और आए तो उन्हें भारत के बाहर खदेड़ा। ये बात ध्यातव्य रहे कि इसीलिए इसे नागभट्ट प्रथम को कई उपाधियां प्राप्त होगी और हम पहली उपाधि देखते हैं, क्योंकि अरबों को खदेड़ा, अरबों को भारत में आने से रोका, इसलिए इन्हें जो उपाधियां प्राप्त होती हैं उनमें नारायण का अवतार इन्हें कहा गया है। मेघनाद के युद्ध का अवरोध, इंद्र के दंभ का नाशक, मलेच्छों का नाशक। मलेच्छ उसे कहा जाता जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, और हम यहाँ मलेच्छ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अरब आक्रमणकारियों के लिए,
और उन्हें खदेड़ दिया। इसलिए नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। नागभट्ट शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग ने कुल 72 देशों की यात्रा की थी। भीनमाल को देख करके उसने भीनमाल को एक नया नाम दिया, पीलो पोलो। भीनमाल को क्या कहा? पीलो पोलो। और गुर्जर राज्य को कुचेलो कहा। क्या कहा? कुचेलो। भीनमाल को पीलो मोलो और गुर्जर राज्य को कुचेलो कहा। ये पीलो मोलो और कुचेलो दोनों ही शब्द आपको ध्यातव्य रहे। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए भीनमाल को पीलो मोलो और गुर्जर राज्य को कुचेलो कहा गया है। उनके समय इनका राज्य उत्तर में मारवाड़ से दक्षिण में भड़ोच तक फैला था। तो वहाँ से मारवाड़ से भड़ोच तक इनका साम्राज्य था, जिसमें लाट, जालौर, आबू व मालवा के कुछ भाग इसमें शामिल थे। नागभट्ट प्रथम के बाद जो अगले शासक होते हैं वो ककुक होते हैं, और ककुक के बाद अगले शासक देवराज आएंगे। देखिए, नागभट्ट प्रथम के बारे में एक बात और ध्यान रखना। नागभट्ट प्रथम के समय दक्षिण में एक शक्तिशाली राजवंश था, राष्ट्रकूट राजवंश, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी। वहाँ के राष्ट्रकूट राजवंश के जो पहले राजा है, जो संस्थापक राजा है, वो है दंतीदुर्ग, और उन्होंने नागभट्ट प्रथम पर आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ पर अब हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार राजवंश और बंगाल के पालवंश, इन तीनों के मध्य एक त्रिपक्षीय संघर्ष होगा कन्नौज को लेकर के। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो कन्नौज को लेकर के, कन्नौज पर नज़र जो इन तीनों की होगी, उससे संबंधित हम जो त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ होगा वो नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज से शुरू होगा। तो वत्सराज को जब हम देखेंगे तब हम बात करेंगे। तो कौन है वत्सराज? वत्सराज है देवराज और देवराज की पत्नी भूमिका देवी से उत्पन्न वत्सराज। तो हम बात करेंगे अब वत्सराज की, जो एक प्रतापी शासक था, एक शक्तिशाली शासक था। इसलिए इसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वत्सराज ने एक उपाधि धारण की, रणहस्तीन, जिसका मतलब होता है युद्ध का हाथी। वत्सराज के समय ही 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है कुवलय माला, और 783 ईस्वी में जिनसेन सूरी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसे हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है। कुवलय माला और हरिवंश पुराण, ये दो ग्रंथ वत्सराज के समय ही रचे गए थे। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण भी वत्सराज के समय हुआ था। यही नहीं, त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के समय होती है। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि दंतीदुर्ग, जो राष्ट्रकूट राजवंश का प्रथम राजा होता है, संस्थापक राजा होता है, वो नागभट्ट प्रथम के समय आक्रमण करता है। लेकिन वहाँ से त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत नहीं हो रही है, क्योंकि दंतीदुर्ग जो नागभट्ट प्रथम पर आक्रमण करता है वो कन्नौज को लेकर नहीं करता है। कन्नौज को लेकर के जो आक्रमण करेंगे वो त्रिपक्षीय संघर्ष में आएंगे। तो वत्सराज के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत होती है, और हम इसे अभी देखने ही वाले हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष को हम संपूर्ण रूप से जानेंगे। त्रिकोणात्मक संघर्ष की ही बात कर लेते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष में देखिए कैसे शुरू होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? कन्नौज का। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद आयुध वंश वहाँ पर शासन करने लगा, और आयुध वंश में इंद्रायुध वहाँ का राजा बना। तो वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। वैसे इंद्रायुध और चक्रायुध दो भाई थे, ये आपस में युद्ध करते हैं और इंद्रायुध राजा बन जाते हैं। और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए वत्सराज इंद्रायुध पर आक्रमण किया और इंद्रायुध को हरा दिया और उसे सामंत के रूप में वापस कन्नौज पर बिठा दिया और कन्नौज को अपने अधीन कर दिया वत्सराज ने। ये बात पाल वंश के राजा धर्मपाल को सहन नहीं हुई। धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण किया, लेकिन धर्मपाल जीत नहीं पाए। धर्मपाल को पराजय का सामना करना पड़ा। धर्मपाल हार गए, वापस लौट गए, कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, धर्मपाल को हरा दिया। तो राष्ट्रकूट शासक उस समय ध्रुव थे। ध्रुव प्रथम को ये बात हजम नहीं हुई और ध्रुव प्रथम को ये सहन नहीं हुआ, और ध्रुव प्रथम ने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया और वत्सराज को हरा दिया। इस बात की जानकारी हमें राघनपुर और वन्नी डिंडोरी अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी त्रिपक्षीय संघर्ष को हम
जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष जो हो रहा है वो कन्नौज को लेकर हो रहा है, और कन्नौज जो है हर्षवर्धन राजा वहाँ बैठा था और उनकी मृत्यु हो चुकी है, और वहाँ पर आयुध वंश का शासक इंद्रायुध बैठ चुका है। त्रिपक्षीय दल जो ये है, त्रिदलीय जो संघर्ष है, ये 150 वर्षों तक चलेगा, लगभग 150 वर्षों तक चलेगा। इसकी शुरुआत कौन करेंगे? वत्सराज, क्योंकि कन्नौज पर आक्रमण करेंगे, और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद में कौन थे यहाँ के राजा? इंद्रायुध, और उन्हें हरा देंगे और उन्हें अपने अधीन कर देंगे। और फिर धर्मपाल इन पर आक्रमण करेंगे, हार जाएंगे। फिर ध्रुव प्रथम वत्सराज पर आक्रमण करेंगे और जीत जाएंगे। तो ये हो गया प्रथम चरण। त्रिदलीय संघर्ष का प्रथम चरण समाप्त होता है। यहाँ पर आगे बात करते हैं। अगले शासक आते हैं नागभट्ट द्वितीय। एक बात ध्यान रखिए, जब त्रिदलीय संघर्ष हुआ था तब ध्रुव प्रथम वत्सराज को हराकर लौट जाते हैं और कन्नौज को अपना अधीन कर लेते हैं। ठीक है, वापस इंद्रायुध जो होते हैं वो उनके सामंत बन जाते हैं। किनके? वो पहले तो थे वत्सराज के अधीन, लेकिन अब किसके अधीन है? ध्रुव के अधीन। लेकिन ध्रुव वापस जब दक्षिण भारत को जाते हैं, दक्षिण भारत को जब जाते हैं, तब पीछे से धर्मपाल वापस कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। अब धर्मपाल वत्सराज पर तो आक्रमण करने से रहे, क्योंकि वत्सराज तो वैसे ही चोट खाए हुए हैं। वत्सराज कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ध्रुव प्रथम उन्हें अभी भी मार कर गया है। तो धर्मपाल जब आक्रमण करते हैं कन्नौज पर और कन्नौज को अपने अधीन ले लेते हैं, मतलब इंद्रायुध के भाई चक्रायुध को बिठा लेते हैं वहाँ पर कन्नौज में, और वापस बंगाल आ जाते हैं। लेकिन अब कन्नौज किनके अधीन है? अब बंगाल के शासक धर्मपाल के अधीन है। तो अब नागभट्ट द्वितीय का क्या योगदान रहेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम नागभट्ट द्वितीय का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नागभट्ट द्वितीय की माता सुंदर देवी थी, और इनके पिता वत्सराज थे, जो ये वत्सराज के ही उत्तराधिकारी हुए हैं। वत्सराज जो हमने पढ़ा है वो बहुत प्रतापी शासक रहे हैं। नागभट्ट द्वितीय को बुचकला अभिलेख, एक अभिलेख प्राप्त होता है, बुचकला अभिलेख। उसमें नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई है ना। बुचकला अभिलेख में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय की मिलती है। अब क्या करेंगे नागभट्ट द्वितीय? उज्जैन और कन्नौज को जीत जाएंगे। कन्नौज को देखिए आप, कन्नौज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। धर्मपाल कन्नौज को जीत कर आया और चक्रायुध को बिठा कर आया, लेकिन इस बार नागभट्ट द्वितीय आक्रमण कर रहा है कन्नौज पर, कन्नौज को पूरा का पूरा अपने अधीन करने के लिए। और इस बार वो किसी सामंत को नहीं बिठाते हैं वहाँ पर, किसी राजा को नहीं बिठाते हैं वो वहाँ पर, वो स्वयं बैठ जाते हैं, अर्थात वो कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की वंश की राजधानी बनी। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय ने आंध्र, अनर्त, मालव, किरात, तुरुष्क, वत्स व मत्स्य प्रदेशों के शासकों को हराकर अपना साम्राज्य का विस्तार किया नागभट्ट द्वितीय ने। और फिर नागभट्ट द्वितीय के समय ही जब कन्नौज पर जो वो अधिकार कर लेते हैं, तब राष्ट्रकूट वंश का शासक गोविंद तृतीय वापस आक्रमण करते हैं कन्नौज के लिए और नागभट्ट द्वितीय को हरा देते हैं। नागभट्ट द्वितीय को हरा देते हैं। लेकिन सुनिए, इन गोविंद तृतीय का आक्रमण होने से पहले नागभट्ट द्वितीय जब कन्नौज पर आक्रमण करते, चलो ये कहानी में अभी जब हम आगे देखेंगे तब आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि गोविंद तृतीय ने भी नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण किया और नागभट्ट द्वितीय को हरा भी दिया। ठीक है। देखिए, अब खुमान रासो त्रिपक्षीय संघर्ष की बात हम वापस आगे करने वाले हैं, तो वहाँ पर हमें विस्तार से आपको बताऊंगा, क्योंकि धर्मपाल की भी बात आ रही है वहाँ पर। पाल वंशीय बंगाल के शासक है, उनके साथ क्या हुआ वो भी हम बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप ये देखिए, खुमान रासो में नागभट्ट द्वितीय के बारे में कहा गया है कि इन्होंने अरब आक्रमणकारियों से भी संघर्ष किया है, मुसलमानों से भी इन्होंने संघर्ष किया है। ठीक है, उन्होंने भारत से बाहर आने से रोका है। तो ये खुमान रासो में हमें देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रहे। इसलिए देखिए, नागभट्ट द्वितीय का दरबार भी एक वैभवशाली दरबार बन गया, क्योंकि इन्होंने आंध्र, अनर्थ, मालव, किरात, तुरुष्क, वत्स, मत्स्य और धर्मपाल को भी हराएंगे। धर्मपाल को भी हरा देंगे ये, अभी आक्रमण करेंगे तब। कन्नौज को तो अपने अधीन कर ही लिया, उज्जैन को भी कर लिया। ठीक है, इसलिए इनका दरबार कितना वैभवशाली हो गया। यहाँ पर जो भी राजा आएंगे वो अपने आप में गर्व महसूस करेंगे। इसीलिए नागभट्ट द्वितीय के दरबार को भी
नागावलोक का दरबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागावलोक का दरबार कहा जाता है। तो अब हम वापस बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिदलीय संघर्ष, जो नागभट्ट द्वितीय, धर्मपाल और गोविंद तृतीय, इन तीनों के मध्य होगा। क्या होगा? त्रिपक्षीय संघर्ष। तो अभी दूसरा चरण हम शुरू करते हैं। देखिए, धर्मपाल ने कन्नौज पर किसको बिठाया था? चक्रायुध को। वहां तक हमने बात की। फिर उसके बाद नागभट्ट द्वितीय कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और चक्रायुध को हरा देते हैं। आगे की कहानी क्या है कि चक्रायुध भागता 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 धर्मपाल के पास आता है और धर्मपाल को कहता है, नागभट्ट द्वितीय मने मारियो। धर्मपाल कहता है, अच्छा। तो धर्मपाल भी अपनी सेना लेकर रवाना होता है, लेकिन सामने से नागभट्ट द्वितीय आ रहे होते हैं और मुंगेर नामक जगह पर नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल टकरा जाते हैं और युद्ध होता है। धर्मपाल फिर से पराजय हो जाते हैं, हार जाते हैं। धर्मपाल हार जाते हैं। इस प्रकार से नागभट्ट द्वितीय की कन्नौज राजधानी हो जाती है। देखिए, त्रिदलीय संघर्ष को आप मैप में देख सकते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष, ये राष्ट्रकूट शासक है साउथ इंडिया में, ठीक है। और ये पश्चिमी भारत में जो आपको दिख रहा है, ये प्रतिहार, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मालवा वाला प्रदेश है, ठीक है। और वहाँ पर आप पूर्व में देख सकते हैं बिहार, बंगाल वाला जो एरिया है, वो पाल वंश का शासक बैठा है। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है और ऊपर ये इधर आप कन्नौज जो है, और कन्नौज को लेकर के ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये त्रिदलीय संघर्ष का मैंने एक पूरा मानचित्र आपको दिखाया है। अब जो शासक है यह है मिहिर भोज। इनकी माता का नाम अप्पा देवी था। नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे और तो आगे जाकर नागभट्ट द्वितीय के ये उत्तराधिकारी बने। इन मिहिर भोज का पहला अभिलेख हमें वहरा अभिलेख प्राप्त होता है, जो 893 विक्रम संवत का होता है। इसे आप ईस्वी में 836 ईस्वी का कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। त्रिदलीय संघर्ष हम आगे वापस जाने वाले हैं, तीसरा चरण हम देखने वाले हैं। अभी तक हम त्रिदलीय संघर्ष के 2 चरण देख चुके हैं। अब हम तीसरे चरण पर जब हम बात करेंगे, तब धर्मपाल के पुत्र देवपाल के हाथों मिहिर भोज पराजित हो जाएंगे। ऐसा पाल वंश के अभिलेखों में लिखा हुआ है। लेकिन वहीं मिहिर भोज के अभिलेख अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मिहिर भोज अपने आप को ही विजेता बताते हैं। लेकिन फिर भी धर्मपाल के पुत्र देवपाल के हाथों पराजित हुए, लेकिन इसके बाद जो पाल वंश के शासक होंगे उन सबको मिहिर भोज हरा देंगे, ठीक है। इसलिए मिहिर भोज एक प्रतापी शासक माने जाते हैं। तो मतलब देवपाल के बाद में नारायणपाल और विग्रहपाल को हराया, यही पाल वंश के शासक है, इनको हरा दिया, ठीक है। तो मिहिर भोज हार मानने वाले नहीं हैं। मिहिर भोज के समय ही 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था और कहा मिहिर भोज के बारे में, क्या कहा कि मिहिर भोज एक बहुत ही शक्तिशाली शासक है। और मिहिर भोज के बारे में कुछ कहा, मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु कहा। यही नहीं, अल मसूदी ने मिहिर भोज के संबंध में कहा, वैसे अल मसूदी महिपाल के समय भारत आएगा, लेकिन मिहिर भोज के बारे में कह रहा है, ठीक है। मिहिर भोज के बारे में क्या कह रहे हैं कि अपनी शक्ति के केंद्र मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा रखा था, ताकि प्रतिहार आक्रमण से भयमुक्त होने के उद्देश्य से मूर्ति तोड़ने का डर दिखाया जाता था। मतलब प्रतिहारों को डर दिखाया जाता था कि आप हमारे ऊपर आक्रमण करोगे तो हम आपके मंदिर को तोड़ देंगे जो मुल्तान में स्थित है। कितना खौफ खाते थे मिहिर भोज से वो, है ना। और बिलादुरी ने भी कहा है, क्या कहा है बिलादुरी ने, प्रतिहारों से सुरक्षा के लिए अरबों को कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलता था, इसलिए अरबों ने अल हिंद मतलब हिंद महासागर, अल हिंद सीमा पर अल महफूज नगर की स्थापना की थी। उन्हें भारत में कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलता था, तो मिहिर भोज से ये खौफ खाते थे। और मिहिर भोज के बारे में एक और बात, कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में मिहिर भोज के साम्राज्य का उल्लेख किया है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। कश्मीर के कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में मिहिर भोज के साम्राज्य का उल्लेख किया है। मिहिर भोज ने कुछ उपाधियां भी मिली है मिहिर भोज की, और उपाधियों के संदर्भ में बात करें तो ग्वालियर के अभिलेख में मिहिर भोज को आदि वराह कहा गया है, और दौलतपुर के अभिलेख में प्रभास की उपाधि प्राप्त हुई है। मिहिर भोज ने चांदी के द्रम नामक सिक्के चलाए, जिन पर
श्री मदादी वराह उत्कीर्ण है। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज अपने पुत्र महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास धारण कर लेता है, तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। तो ये मिहिर भोज के संदर्भ में बात हुई। तो अभी तक हमने जाना नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। और मिहिर भोज के संदर्भ में कन्नौज को लेकर के जो युद्ध की बात है वो भी कर लेते हैं। और देखिए क्या बात होती है। त्रिपक्षीय संघर्ष का युद्ध होता है, त्रिदलीय संघर्ष होता है, 150 वर्षों तक लड़ा गया था। मिहिर भोज, अभी बात की कि देवपाल ने मिहिर भोज पर आक्रमण किया और देवपाल ने मिहिर भोज को हरा दिया, ठीक है, ऐसा देवपाल का अभिलेख कहता है। लेकिन मिहिर भोज का अभिलेख कहते हैं कि हारे नहीं, मतलब ये जीत गए, मतलब ऐसा वो कहता है। लेकिन फिर भी मिहिर भोज ने देवपाल के आने वाले नए शासकों को हराया, विग्रहपाल को हराया। यही नहीं, मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष पर आक्रमण किया। तो अमोघ वर्ष को युद्ध में कोई रुचि नहीं थी, वो कला साहित्य प्रेमी था। उसने उसका एक सामंत था ध्रुव नाम से, प्रथम चरण में ध्रुव था, है ना, जिसने वत्सराज पर आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ पर ध्रुव अलग है, अमोघ वर्ष का सामंत है, अमोघ वर्ष का सेनापति के रूप में कह सकते हो। तो वो ध्रुव जाता है और मिहिर भोज से युद्ध करता है और मिहिर भोज को हरा देता है। लेकिन मिहिर भोज हार नहीं मानते, मिहिर भोज फिर आक्रमण करते हैं। उस समय यहाँ के शासक होते हैं कृष्णद्वितीय, और आखिर में मिहिर भोज राष्ट्रकूटों को हराकर ही दम लेते हैं और कृष्णद्वितीय को पराजित कर देते हैं। इसीलिए तो मिहिर भोज को प्रतापी शासक कहा जाता है। मिहिर भोज एक इस गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो ये थी त्रिदलीय संघर्ष की बात और ये मिहिर भोज का साम्राज्य। मिहिर भोज के साम्राज्य के बारे में कहा भी जाता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, है ना, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के काठियावाड़ तक साम्राज्य फैला हुआ था, साम्राज्य का विस्तार हो रखा था। तो अब तक हमने बात की नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। ये थे हमारे जालोर, उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहार वंश के शासक। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, उसमें हम जानेंगे आगामी शासक, जिसमें महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, त्रिलोचनपाल और यशपाल। और अगला वीडियो आए उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बड़े मनोयोग से देखिए। जहाँ भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। मैं पूर्ण निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ दोबारा उस टॉपिक को जब अगला वीडियो आएगा उसके साथ लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।